Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture we start preparations of alkenes. तो क्या हुआ था बेटा? लास्ट पार्ट क्या था? डिहाइड्रेशन कंप्लीट कर लिया था. Yes, sir. Dehydration using COCl3 and pyridine. हाँ हाँ, वो ठीक है. नेक्स्ट लिखिएगा. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय, ये हमने बहुत ज्यादा किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फायदा होता है कि एक टाइम के बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी, और जब चीजें रिपीट होती हैं तो फिर आपको स्कोर करना एग्जाम में बड़ा आसान हो जाएगा. अभी तक क्या है, बहुत सारी चीज एकदम नई नई आपने पढ़ी और बहुत ज्यादा थियरी है, तो हो सकता है कई लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन अब जैसे जैसे रिपीट होगा इट विल बिकम ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सब इजी होता चला जाएगा. तो पेशेंस रखना होता है. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे पेशेंस लूज कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो एंड में उनका कुछ होता नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो या तो होगा तो पूरा ठीक से ही होता है, नहीं तो वो बेकार हो जाता है. चैप्टर वाइज कभी नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कर लें. चलिए इसमें वापस आते हैं. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. सो इसमें पहली चीज है कि एल्काइल हैलाइड आपको चूज करना है, और ज्यादातर जो हम लोग डील करते हैं वो E2 मैकेनिज्म में डील करते हैं. तो जैसे मान लो C2H5ONA टाइप का कोई बेस है, मतलब ऐसा रिएजेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है. तो या फिर एल्कोहलिक KOH, ये बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है. ये सब हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? E2 मैकेनिज्म. E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म वन स्टेप रिएक्शन है. वन स्टेप रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन है. ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको तो पहले से ही आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंटी एलिमिनेशन है. केवल मैंने बोला था कि तीन जगह, लगभग 3 या 4 जगह आपको उसको सीन एलिमिनेशन लेना है. वो आप नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. उस पे जा नहीं रहा हूँ बिकॉज वो हार्डली कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है. तो हम लोग लगभग यही मानकर चलेंगे. ठीक है. और रेट क्या होता है रिएक्शन का बेटा? टर्शरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा होता है. फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का रेट होता है, और फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये रेट भी आप लिख लेना. और अगर हेलोजन अलग है तो RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl, ये आप लिख सकते हैं. ये भी रेट का ही ऑर्डर है. ये आप इतना पहले कॉपी कर लो, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. व्हाटएवर वी डिड देयर वो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके लिए. सर C2H5OH रिएजेंट है ना? क्या बेटा? C2H5OH रिएजेंट्स है ना ये सब? सीटो जब ONA बोले, ये सॉल्वेंट है बेटा.
C2H5ONA इन C2H5OH ऐसा कहा जाता है। सर रिएजेंट है ना ये? हाँ, ये रिएजेंट है सर। और ये क्या इधर लिखा है मैंने, ये सबस्ट्रेट्स के लिए लिखा है। वैसे तो कोई भी बेस दे, ये सब हमारे लिए बेस है। रिएजेंट क्या है बेटा एलिमिनेशन में? बेस। और इन सब में खास ख्याल ये रखना होता है कि आपको ज्यादातर सेकेंडरी या टर्शरी चूज करना होता है, बिकॉज जब आप प्राइमरी जाते हैं तो रिस्क हो जाता है SN2 का। ठीक है, तो इस चीज को हाईलाइट कर लेना कि मोस्टली वी सिलेक्ट सेकेंडरी एंड टर्शरी। और इस चीज को हाईलाइट कर लें कि प्राइमरी में चांसेस आर ऑफ SN2 रिएक्शन। तुमने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें। यस सर। गाइस जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब सब एक साथ रखा गया है। अगर कभी 1 और 2 ऐसा करके लिखा हो तो उसको सीक्वेंस बोला जाता है कि पहले वो डाला गया फिर वो डाला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेंगी। समझ गया मैंने क्या बोला बड़ा? ऐसा दिया हो, ऑब्लिक करके दिया हो, उसका मतलब सब साथ में। और अगर 1 और फिर 2 इस तरह करके लिखा हो मतलब सीक्वेंस की बात कर रहा है, पहले ये डाला गया, एक स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा हो रहा है। तो इसमें बताइए हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? हाउ मेनी आइसोमर्स प्रोडक्ट्स? देखो, सबने सोच लिया बेटा? वेरी गुड। कुछ बच्चों ने ये आंसर दिया।
हर्ष, ध्रुव, सर्वेश, ईशान, संयम, श्रव्या. It's not about right or wrong. It's about participation. बहुत सिंपल है इसमें. ये एलिमिनेशन यहाँ पर होगा. E2 मैकेनिज्म है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन. और बीटा के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? आइडेंटिफाई करना होता है सारे बीटा एच रिलेटिव टू बी आर. तो बी आर के रिस्पेक्ट में जब जाओगे तो ये अल्फा कार्बन होगा, इसका नेबर बीटा, नेबर बीटा. तो इसके पास एक्चुअली में 2 टाइप्स ऑफ बीटा एच है. तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा या डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा. 2 ही पॉसिबिलिटीज है. तो 2 आप इस तरह से प्रोडक्ट्स बना लोगे. तो अगर वो खाली प्रोडक्ट्स बोलता है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो योर आंसर विल बी 2. ये भी आप हाईलाइट कर लेना कि if question talks about number of products excluding stereoisomers, then answer will be 2. But if question talks about stereoisomerism, then we need to check cis trans, geometrical and optical. तो ऑप्टिकल तो यहाँ होने से रहा, कोई कायरल तो कार्बन है नहीं. तो इसमें ही केवल आप देखेंगे ट्रांस एंड सिस. जिसमें अगर चूज करना होगा तो ट्रांस मेजर हो जाएगा. तो इस तरह से टोटल कितने आइसोटल 3, और यहाँ लिख देंगे इंक्लूडिंग. एडवांस्ड एग्जाम में हमेशा वो लिख कर देते हैं इस तरह से, इंक्लूडिंग स्टीरियो. लिख लीजिएगा बेटा. Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Quick answer. Very good, Ishan. Sayam, very good. Ish, very good.
नहीं, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन सबके आंसर सही है। हाँ, केवल आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मेरे लिए इनफ है। चलो देखो, इसमें भी वही चीज करनी है बेटा। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है और E2 एलिमिनेशन आपने जज कर लिया है अगर, तो आपको सीधे सीधे बीटा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने होगा। इससे आपको स्ट्रक्चरल पता चलेगा। तो ये Br है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ। इसके नेबर्स कहाँ कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर है। तीन है, लेकिन क्या तीनों बीटा एच डिफरेंट है? तो आंसर है नो, है ना। तो इन दोनों के लिए आप लिखेंगे दीज टू बीटा एच आइडेंटिकल। तो आपको इसमें से कोई एक ही चूज करना होगा, क्योंकि दूसरा वाला भी आंसर वही देने वाला है। तो एक प्रोडक्ट तो आपका इधर मिल जाएगा जो बिल्कुल ही अलग है, और उधर जो आपको आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिल रहा था उनमें से कोई एक आप लिख लो, ये जैसे आपने लिख दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर डबल बॉन्ड आप जा रहा है या राइट में जा रहा है, वो उसी कार्बन से कनेक्टेड है। IUPAC नेम सेम होगा। अच्छा, अब आप चेक करो क्या सिस और ट्रांस यहाँ पॉसिबल है क्या? तो आप देखोगे यहाँ पर इस कार्बन में क्या लिख किया हुआ है बेटा, दो। आपको मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ कि सिस ट्रांस के लिए कैसे चेक करते हैं। मैं आपको 8-9 केसेस ऐसी याद करवाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेवलप करवाई थी आपकी, उसको ध्यान दो। तो एक कार्बन पे आप देखो सेमी ग्रुप अटैच है, तो यहाँ सिस ट्रांस तो हो ही नहीं सकता। तो जैसा है बस उतना ही लिखा जाएगा आपको। तो इसका आंसर आपको केवल 2 मिलेगा। उधर भी वही हाल आते हैं, 2 हाइड्रोजन है। सो 2 प्रोडक्ट्स, और वो भी इंक्लूडिंग स्टीरियो। चाहे आप इंक्लूडिंग बोले या एक्सक्लूडिंग बोले, दोनों केस में आंसर विल बी सेम। लिख लो बेटा जिन्हें नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में आ सकते हैं बेटा। कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. फटाफट मेजर प्रोडक्ट्स लिखिए बेटा।
सोच पा रहे हैं बेटा? यू कैन शेयर योर आंसर। अगर आपको पिक्चर भेजना है तो व्हाट्सएप करिए, मुझे पता चलना चाहिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, पहली चीज ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है बेटा, और ये बेस दिया हुआ है। अगर आप रिकॉल कर पाएंगे तो हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, या एक चार्ट टाइप में कुछ तो बनाया था, उसमें ये लिखा था, ये कैटेगराइज किया था कि ये थर्ड टाइप का हमने इसको बेस और न्यूक्लियोफाइल बोला था, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में उसको क्या निकाला था हमने, E2 मैकेनिज्म। तो इसका जो आंसर होगा वो स्ट्रेट आपका ये हो जाएगा। वहीं पर ये वाला जो है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बेटा, और प्राइमरी के साथ ये हमने SN2 निकाला था। तो अगर आपको हल्का फुल्का भी डाउट है तो आप यहाँ ये लिख लें कि रिवाइज E1 E2 E1 CB मैकेनिज्म फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, ठीक है। और बाकी जो मान लीजिए इसी चैप्टर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने वो नहीं किया तो उसको याद कर लें वो, कि जब कभी भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आएगा और RONA टाइप का बेस होगा तो आपको हमेशा एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट लिखना है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा और ये बेस होगा तो हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, ये याद है। अब ये क्वेश्चन सेकंड वाला कैसे अच्छा है, इसमें आपको जज करना पड़ रहा है एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन Br आपका यहाँ से जा रहा है, राइट, और Br आपका सॉलिड वेज है, तो डेफिनेटली H कहाँ होना चाहिए बेटा, ब्रोकन वेज। और ब्रोकन वेज पे अगर आपको 2 H मिल जाते हैं तो आप उधर से निकालने को पहले ट्राई करोगे जहां से आपको स्टेबल वाला एल्कीन मिल रहा हो। तो बताओ लेफ्ट से निकालोगे या राइट से निकालोगे बेटा? राइट से निकालोगे, बिल्कुल सही। यानी इसका जो आंसर होगा वो सिंपली ये हो जाएगा। अभी इसी के बदले अगर मैंने, और डेफिनेटली ये अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पर जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, वरना तो कोई बच्चा जिसको एंटी वगैरह का आइडिया नहीं है वो भी वही आंसर देगा, और जिसको आइडिया है वो भी आप उसको भी वही आंसर देना पड़ रहा, उल्टा वो को कंफ्यूज होकर कुछ और आंसर दे दे। तो इसमें अगर मैंने एक और आपको साथ में ये दिया तब आपका आंसर, कॉन्सेप्ट एक्चुअली तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर बताइए बेटा, अब आप बोलिए ये Br जाएगा, H क्या आप राइट से निकाल सकते हो, जबकि राइट वाला डबल बॉन्ड ही आपको ज्यादा स्टेबल मिलेगा। लेफ्ट वाला राइट क्यों नहीं निकाल सकते? H is on solid.
यस, और लेफ्ट वाले में कौन सा एच निकालोगे, सॉलिड वेज वाला है कि ब्रोकन वेज वाला? ब्रोकन। देखो अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट देखो कितने अच्छे से सब समझ में आ रहा है, बिकॉज आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से लेक्चर्स अटेंड किए, ये बहुत मैटर करता है। ये आपका देखिए इसमें मेजर प्रोडक्ट हो गया, इवन तो इसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन वो मेजर वही बनेगा क्योंकि ओरिएंटेशन अलाउ नहीं कर रहा था। तो आप ये चीज यहाँ हाईलाइट करना कि ओरिएंटेशन हियर डज नॉट अलाउ द मोर स्टेबल एल्कीन, दिस द ओनली पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर ये फॉर्चुनेटली मिल रहा है, इसको लिखो, भले ही तुम्हें आता हो फिर भी वो सब आप लिखो बार बार। सर यस बेटा। सर सेकंड एग्जांपल में लेफ्ट साइड से एच क्यों नहीं निकाल सकते? सेकेंड एग्जाम्पल में लेफ्ट सेकेंड मतलब ये जो मैंने अभी अभी लिखा उसकी बात नहीं कर सर, रहे हो ना? नहीं सर, वो पहले वाला। ये वाला हाँ लेफ्ट सर। से निकाल सकते हैं, लेफ्ट से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाला उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं देगा ना, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, इसका ज्यादा है। अच्छा तो सर। अगर समझे ना, तो हम खाली मेजर लिख रहे हैं ना, लिखा ना राइट मेजर प्रोडक्ट, यस। उधर वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, ओरिएंटेशन उसको भी अलाउ करता है। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी अभी लिखा उसमें वो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मतलब अलाउ ही नहीं कर रहा है, ऐसा है। Then beta, should I remove this? कुछ आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अगर याद करो तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक ये फंडा हमने लिखा था एक्चुअली, EAT, याद है? बोलो। ये आपको फंडास मैंने बताए थे E2 एलिमिनेशन के टाइम, है ना? तो इसमें भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको वो पूछता है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है? कि आप किधर से एच निकालते हो, किधर से BR निकालते हो, उसके हिसाब से आपको वो देगा, जैसा भी मतलब आपको देगा, आप एरिथ्रो वगैरह चेक कर लो और फिर आप आंसर दे दो। तो उसमें मैंने आपको केवल इतना बताया था, जो भी आपको दिया उसको तुम सॉर्स में कन्वर्ट कर लो, ऐसे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम्हारा एच और जो लीविंग ग्रुप है वो ऐसा जाए, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और लेफ्ट राइट वाले बॉन्ड्स आप थोड़ा ऐसा डिजाइन में रखो, और डायरेक्ट आंसर्स भी निकाल सकते हो अगर ये आइडिया आपको है, ठीक है ना? तो इसमें भी आप ये लिख लेना कि ऐसा लिख लो कि रिवाइज फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म E1 E2 E1 CV, इस तरह करके। तो आप जब भी फ्यूचर में ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये वाला पार्ट वहां पर डिटेल में दिया हुआ है, तो वहां से रिवाइज करना है। ये हो गया आपका, ठीक है? और ये भी मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर F लीविंग ग्रुप हो, NR3+ लीविंग ग्रुप हो, SR2+ लीविंग ग्रुप हो, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है बेटा? हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक? और अगर बेस बल्की हो जाए, जैसे कि CH3 ONaO, तो भी क्या कौन सा मेजर बनता है बेटा? हॉफमैन मेजर। ये आपको मैं बोलता हूँ कि आप ये सब चीज रट ले, क्योंकि आप वहां पर इसको फिर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये दिखा मतलब आंसर, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना है उसमें,
ठीक। और लेकिन इन सब का मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? E2 मैकेनिज्म। और साथ में हम लोग बोलते हैं E2 मैकेनिज्म विद कार्बेनायन कैरेक्टर। ठीक। यही E2 मैकेनिज्म, यही कार्बेनायन कैरेक्टर इवन सीबी मैकेनिज्म में बदल जाता है अगर एसिडिक H बीटा का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको समाव बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये केयरफुली आपको जज करना पड़ता है। जैसे मैं आपको मान लो ये क्वेश्चन दूं ऐसा, तो नॉर्मली जो आप प्रोडक्ट बनाते एलिमिनेशन में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेस डाला, तो आपको अभी मैंने लिखा है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो बीटा एच लेफ्ट में दिया है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करने लगेगा? इवन सी बी, और कार्बन आयन भी लेफ्ट में ही स्टेबल है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ऐसा आप बनाएंगे ये। तो इसमें हम लोग इसको रट भी सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट से रटेंगे हम लोग ऐसा, ये मैंने पहले भी लिखा है कि वॉट एवर बी द मैकेनिज्म। देखो पुराना पढ़ने का क्या फायदा हुआ कि अब हम रिवाइज कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। वॉट एवर बी द मैकेनिज्म, न्यू डबल बॉन्ड कम्स वेयर at conjugation of old double bond। तो देखो ये पुराना एक डबल बॉन्ड है बेंजीन का, नया डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो डबल सिंगल डबल यानी कॉन्जुगेशन यहीं पर मिलेगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ये भी आप हाईलाइट कर लो, लिख लो। Sir, previous. प्रीवियस पेज एक। Sir, next. चेंज कर दें। हाँ sir.
Done. अब आप इसमें लिखिएगा प्रिपरेशन, ये भी हमने पहले किया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय dehalogenation, dehalogenation of vicinal dihalides। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा? आजू बाजू में दो हैलोजन लगे हो, जैसे CH2Br ऐसा लगा हो, इसमें आप जिंक डाल दो और C2H5OH सॉल्वेंट, सीधे सीधे आप दो Br निकाल दो और आंसर। दैट इज इनफ। फिर इसमें ये भी लिखना होता है हमें कि सोडियम आयोडाइड NaI acetone can also be used, can also be used, ये पहले भी हमने किया हुआ है, फॉर सेम पर्पस। ये इसलिए हर बार लिखाना पड़ता है क्योंकि जो NaI एसीटोन है ना, वो अगर एक Br होता तो SN2 रिएक्शन करता, दो Br विसिनल पोजीशन पे अगर लगे हुए तो वो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, then your product will be CH3 CH double bond CH2 plus IBr plus NaBr। और फिर इसमें आप जो IBr है वो एक्चुअली ये जो NaI है उसके साथ फिर से कॉम्बिनेशन होता है, तो ये I2 और NaBr में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये मेन रिएक्शन आप जरूर लिखें। और ये जो भी मैकेनिज्म यहाँ पर है वो E2 मैकेनिज्म ही है, E2 मैकेनिज्म, एंटी एलिमिनेशन। ये भी मैंने वहां लिखाया था बेटा, E2 की जब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था ना तभी लिखाया होगा।
Done, sir. अब यहाँ लिखेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डायहैलाइड। जेमिनल डायहैलाइड, जेमिनल क्या होगा बेटा? विसिनल तो भी लिखा हमने। एक ही कार्बन से दोनों Br कनेक्ट कर दो, तो इसमें आप सोडियम ले सकते हो, आप इसमें जिंक ले सकते हो, और उसी तरह से रिएक्शन करा सकते हो। आप इसमें जैसे जिंक लोगे तो एक स्टेज सॉल्वेंट मिथेनॉल या इथेनॉल डाल देते हैं, या फिर इसमें आप सोडियम ले सकते हो। लेकिन आपने जब जिंक लिया तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे होता है बेटा, कोई जरूरत नहीं है मैकेनिज्म कि आप सीधे भी इसको लिख सकते हो। और फिर यहाँ से वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बनाता है। तो थोड़ा सा इसमें अलग सा है रिएक्शन, तो इसको आप याद रखना तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर क्या है, पुराने कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसको लिख लो आप। अभी इसी के बदले अगर तुमने इसमें सोडियम डाल दिया होता ना, तो वर्ड्स रिएक्शन जैसा हो जाता। और वर्ड्स रिएक्शन में तो कपलिंग होती है, तो कपलिंग जैसा हो जाएगा ऐसा। चाहिए तो ये नीचे वाला रिएक्शन इग्नोर भी कर सकते हो, या आने की कम ही चांसेस है, बट वो नीचे वाला वर्ड रिएक्शन स्टाइल में कपलिंग आप उसको दिखा सकते हो। ये सब आप अपने आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, एक बार तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि हाँ ये हमने किया हुआ है इस तरह से, तो आप थोड़ा सा याददाश्त से वो सब कर सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। डन बेटा। Yes, sir. फिर यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, शायद तुम्हें याद हो। देखिए ये इसमें भी अपना टैलेंट अलग स्टाइल में लिख दे किसी चीज को, तो अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमने ये किया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पहला एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में तुरंत यही आता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि उन्होंने पढ़ा हुआ है।
ये कोई बता सकता है ये क्या है? बोलिए। ये आप लोग वो गेस नहीं कर पाए। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। सोचिए, उसी को अलग स्टाइल से इन्होंने लिख दिया। क्वाटरनरी अमोनियम बनता है उसमें, क्वाटरनरी अमोनियम। कितना आसान है। चलो, इसको आप एग्जाम्पल आप करो। बताइए बेटा, क्या क्या आंसर्स बनेंगे। यहाँ लिख देना बेटा, ऑलरेडी डन इन डिटेल इन चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, जिन बच्चों ने मान लीजिए नहीं किया या उस टाइम पे लेक्चर में एब्सेंट थे, वो किसी सकते हैं। सर ये प्रिपरेशन में सब प्रिपरेशन नहीं है, एल्कीन है, एल्कीन बनेगा। एंड का आंसर एल्कीन ही होगा। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड बेटा, स्टार्टिंग अच्छी है। अलग अलग आंसर्स कहाँ भेज रहे हैं। वेरी गुड।
देखिए, पहला स्टाइल जो मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें सीधे सीधे आपको जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं एन के साथ कनेक्टेड, उनको मैंने बोला था मिथाइल से रिप्लेस कर दो, और मिथाइल से रिप्लेस करने के बाद एक एक्स्ट्रा मिथाइल लगा दो। ठीक, यहाँ पर इथाइल भी वो ले सकता था, चालाक गया, तो केयरफुल रहना बेटा कि वो मिथाइल के बदले कुछ और तो नहीं ले रहा है। सो उसके बाद आपको केवल ये देखना है कि कौन सा बीटा एच लीस्ट क्राउडेड है। तो जो यहाँ पर बनेगा वो ऐसा होगा हमारा, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और फिर जब AgOH डाल दोगे तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो जो ऊपर मेन हेडिंग डली हुई है वो एक्चुअली इसके हीटिंग के लिए है। तो I माइनस के बदले HOH माइनस आ गया। अब इसको जब हीट करोगे तो बेस है, H निकाल लेगा और ये निकल जाएगा, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला नहीं बनेगा, इसको भी बना करके आप लिख देना माइनर प्रोडक्ट, और साथ में CH3 होल थ्राइस N बनेगा और प्लस H2O। कॉपी कर लो बेटा जिन्हें नहीं आया, और किसी को डाउट हो तो पूछ भी ले। ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, कौन सी मैकेनिज्म है ये? EI वाला ये नहीं है। EI वाला तो जब हम लोग उसमें H2O2 डालते हैं और O आता है, उसके बाद वो EI मैकेनिज्म वाला होता है, ये नहीं है वो। उसमें हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड होता है, क्वाटरनरी अमोनियम वाला ऑक्साइड होता है। लिख लिया बेटा, हटाते। इतनी बार अब ये सब मैंने आपको बताया है, एग्जाम में स्कोर अच्छा आएगा, आप मानकर चलिए। सर वो OH माइनस कनेक्टेड नहीं है क्या? बेटा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आप सर वो OH माइनस कनेक्टेड नहीं है क्या? OH माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिकली N प्लस के साथ कनेक्टेड है, जैसे NH4Cl तो NH4 प्लस Cl माइनस, वैसा। ओके सर। हटा दें बेटा इसको, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब मैं आपको EI वाला भी दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि साथ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ये है ये CH3। अच्छा, इसको तो हॉफमैन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोप एलिमिनेशन, है ना, नाम भी आपको क्लियर हो जाएगा, कोप एलिमिनेशन। तो ये आपका EI वाला है, ये याद रखना। तो इसका स्टाइल क्या था बेटा, इसमें भी उसी तरह से लेते हैं, लेकिन इसमें वो केवल, इसमें एक मिस्टेक मैंने कर दी, मुझे टर्शरी एमाइन लेना है ये, और इसमें आप डाल दीजिए H2O2। याद है आपको, यहाँ कुछ बनता है, फिर आप उसको हीट करते हैं और आपको फाइनल आंसर आता है। जरा इसका आंसर लिख के दिखाइए बेटा। यहाँ पर आपको EI मैकेनिज्म होता है ये, और लेकिन प्रोडक्ट आपका इसमें भी हॉफमैन वाला ही आएगा।
वेरी गुड बेटा हर्ष, वेरी गुड। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड। वेरी गुड। तो इसमें भी उसी स्टाइल में आपको करना है। CH3 CH2 CH3 N, यहाँ पर CH3 CH3 और इसमें O माइनस प्लस। तो ये क्वार्टरनी अमोनियम ऑक्साइड हो जाता है और फिर ये इंटरनली बेस को निकालता है। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाइएगा और ये आपका केवल CH3 और OH, ये आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। हमको इससे मतलब है, मेन हमारा यही है। ठीक है बेटा, हटा दें, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. फिर एक जगह और EI मैकेनिज्म एप्लीकेबल थी, वो भी मैंने करवाया हुआ है, दैट इज पायरोलिसिस। Pyrolysis of acetate esters। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड O CH2 CH CH2 CH3, ये मान लो ये दिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि इसको अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं तो आपका इसमें एल्कीन बनता है। ये भी EI मैकेनिज्म होता है इसमें भी। तो मैंने बोला था इसमें जरा इसका डिजाइन बदल लो। अगर मैं इसको इस तरह से लिखने के बजाय इसको ऐसा लिख दूं, CH2 CH3, यहाँ पर H और ऐसा, और इसको कनेक्ट करता हूं मैं CH2, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, हाँ, और CH2 और यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C। ये मेरे लिए लीविंग ग्रुप हो गया बेटा, ये लीविंग ग्रुप हो गया, ये मेरा बीटा H हो गया, और आराम से आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो सेकेंड्स में आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लिख लो, रिफर रिएक्शन मैकेनिज्म नोट्स रिवीजन पर्पस।
डन। Yes. एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, तो प्रिपरेशन पार्ट फिनिश हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स खत्म हो जाएगा। ये हमने पहले नहीं किया है, लिखिएगा विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। विटिग रिएक्शन, सबसे पहले एक नोट लिखिएगा, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones react with, aldehydes and ketones react with phosphorylide. Look at the screen, phosphorylide, to give alkenes. Aldehydes and ketones react with phosphorylide to give alkenes. The reaction is called Wittig reaction. तुम्हारा जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो क्या बनता है यहाँ पर, व्हाट इज फॉस्फोरसिलाइड? ये है क्या फॉस्फोरसिलाइड? ठीक, तो फॉस्फोरसिलाइड का फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, PH3P डबल बॉन्ड CH2। बेटा पीएच क्या होता है, कोई बताएगा? फिनाइल। Phenyl. यस, बस बस बस, फिनाइल। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये P जो है वो कैपिटल लेटर में, यहाँ पर H स्मॉल लेटर में। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम का pH लिखते हैं तो P स्मॉल लेटर हो जाता है और H कैपिटल हो जाता है। तो PH3P डबल बॉन्ड CH2, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। PH3P यहाँ पर आता है प्लस और कार्बन पे आता है माइनस, इस टाइप। या इसको जनरल मैनर में लिखोगे, आप यहाँ लिख दो मोर जनरल ये लाइट, तो वो होगा C6H5, यही मतलब फॉस्फोरस P वाला डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हम लिख देंगे, कुछ भी लिख दो, R डैश कर दो, है ना ये। तो अब वो R जरूरी नहीं कि H हो, राइट? तो ये ज्यादा जनरल वे में हमने लिख दिया फॉस्फोरस लाइट। पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, Sir, और फिर why? देख, हाँ Sir, elide में Y है ना? वाई है बेटा, प्रोनाउंस तो अपने स्टाइल में कर लो, कोई टेंशन नहीं।
ये लिखेगा रिएक्शन, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, फिर फास्फोरस सिलाइड क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कोई आप एल्डिहाइड कीटोन ले लो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एल्डिहाइड कीटोन आपने जनरल मैनर में ऐसा लिखा और इसके सामने आपने लिख दिया फास्फोरस सिलाइड का फॉर्मूला। रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखने का स्टाइल आप सोचो पहले, है ना, मैकेनिज्म वगैरह तो होता रहेगा, प्रोडक्ट लिखने का स्टाइल देखो बेटा, कुछ नहीं आपको करना है, इसको आपस में ऐसे कनेक्ट करके बाहर निकाल दो, तो PH3 P डबल बॉन्ड बाहर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ये बाहर हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट उसको कनेक्ट कर दो आपस में, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है बेटा वो आपको दिख जाएगा। या मैं इन्हें यहाँ गलती की, मुझे यहाँ जनरल वे वाला ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका देखो एल्कीन बन गया, दिस इज योर एल्कीन। तो स्टाइल कैसे प्रोडक्ट को लिखते हैं वो आपको पहले देख लेना है, ठीक है, ये आप लिख लो। क्योंकि मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑल्दो मैं बताऊंगा आपको, बट उतना उस पर बेस्ड आता नहीं है, लेकिन वो भी लिख लेंगे। इसका स्टाइल आपको लर्न करना है, करना क्या था बेटा, O और T को आपस में कनेक्ट कर दो, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको जोड़ दो, तो आपका एल्कीन दिख जाएगा। सबने लिख लिया बेटा? So when So wait. done, sir. अब आप इसका मैकेनिज्म भी लिख लो। देखो बेटा, ये आर आर हमने डबल डैश यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ ट्रिपल डैश रखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, और कुछ नहीं है। फिर आपका फास्फोरस सेलाइड, तो फास्फोरस सेलाइड का हम ये वाला स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं रेजोनेटिंग। क्यों ऐसा चूज कर रहे हैं आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, फास्फोरस सेलाइड का स्ट्रक्चर है ये, है ना। अब एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिकॉल करिए। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन कोई बोलेगा? मैंने याद करने को भी बोला है सबको। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का जनरल रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया है, पहले भी बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म में सब चैप्टर के लिए मैकेनिज्म में रिएक्शन का जनरल वे बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं, सीधे सीधे ऐसी कनेक्टिविटी कर लेगा, यहाँ O- आ जाएगा, ये C ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, R डैश इसके लगा हुआ है, यहाँ पर PH3 P और PH3 ये इस तरह से कनेक्टेड है। फिर क्या होगा, ये जो फास्फोरस है ये इस ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसको ट्रैप करेगा। तो इन ये जो फास्फोरस ऑक्सीजन है इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, समझे, और ये सेम साइड से होगा।
अपोजिट साइड से तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो अगर मान लो इधर उधर हुए तो सिंगल बॉन्ड के बहुत रोटेट करवा देंगे। तो इसमें केवल यही होता है कि ये इधर जाएगा ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला इधर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा। तो तुम्हारा स्ट्रेट आंसर बन गया। आप चाहो तो उसको बीच में भी कनेक्टिविटी दिखा सकते हो, मतलब इट्स लाइक कि इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड बना दो और फिर उसको तोड़ दो, या फिर सीधे सीधे आंसर लिख दो, डबल बॉन्ड आर डैश आर, ये आपका मेन आंसर हो गया। और PH3 P डबल बॉन्ड, कॉपी कर लो बेटा। सर जो बोलो। सर पीएलाइट का स्ट्रक्चर उधर फास्फोरस मिसिंग है कहाँ पर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सर, सेकंड सर उधर। अच्छा सर, यहाँ पर एक P डाल। इसको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉस्फोरस सेलाइड है वो कैसे बनाए, या हो सकता है वो फॉस्फोरस सेलाइड तुम्हें डायरेक्टली ना दिया हो, तुमको उसके लिए कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो दिया हो। तो इसके लिए तीन चीजें चाहिए होती, 3 substances required। 3 substances required। एक होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दैट इज C6H5 होल थ्राइस P। और एक चाहिए होता है इसमें एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में या तो ये प्राइमरी होना चाहिए और सेकेंडरी, टर्शरी नॉट अलाउड। और इसके अलावा एक बेस होना चाहिए। बेस ज्यादातर RLI करके बेस लिखा होगा, RLI करके। ये तीन चीजें जब आपको मिलेंगी तो ये आपका दे देगा फॉस्फोरस सेलाइड। कैसे? तो इसमें जो PH3P होता है ना बेटा, वो PH3P जो एल्काइल हैलाइड आप चूज करते हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया तो मैं जनरल मैनर में ही ले लेता हूँ, RCH R डैश और Cl। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी लेते हैं, क्योंकि ये SN2 स्टाइल में रिएक्शन होता है ऐसा। R डैश और यहाँ पर H है। अब बेस क्यों चाहिए होता है? तो बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। तो जैसे मान लो CH3 CH2, इसको बोलते हैं BuLi। इसको क्या बोलते हैं बेटा? BuLi, ब्यूटाइल है ना, Li मतलब लिथियम, तो Li है ये। तो ये इस बेस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन पैरा से देके जाएगा। तो देखो तुम्हारा
तैयार हो गया phosphorus halide. विजुअलाइज कर पा रहे हो बेटा? ये तो समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे विल नॉट गिव यू दिस phosphorus halide डायरेक्टली. ये 3 चीजें लिख देगा और आंसर आपको वही देगा जो आपका विटिक रिएक्शन का आंसर है. इसको कॉपी कर लो बेटा. दिस इज द लास्ट पार्ट. ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट. Those who have copied, they can leave.